हाय क्लास। अभी के लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखो, सबसे पहले इसमें कैसे कैसे टॉपिक हैं, कैसे कैसे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको ईडीएल भी बोलते हैं इन शॉर्ट। टॉपिक नंबर टू है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर है थर्ड टॉपिक नंबर ट्री। फोर्थ टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ irrational numbers. Okay, properties of irrational numbers. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में। रियल नंबर का वेटेज आई होप बहुतों को पता होगा। हम में से क्लास 10th में रियल नंबर का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। ठीक, 6 मार्क्स का वेटेज है। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि रियल नंबर जो हमारा यूनिट है उसमें सिर्फ एक चैप्टर है रियल नंबर खुद। एनसीईआरटी में टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ये जो एक्सरसाइज है यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सरसाइज 1.1 के साथ है। एक्सरसाइज 1.1 ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड है। और 1.3 एंड 1.4 वो दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ इररेशनल नंबर्स पे और नंबर ट्री पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 ये दोनों हमारे लास्ट के दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी हम इस लेक्चर में टोटल मैं बता दूं रियल नंबर में कितने लेक्चर हम यूज कर रहे हैं। लेक्चर 1 जो होगा उसमें हम एडीएल और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब फर्स्ट टॉपिक एंड सेकेंड टॉपिक लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर 2 में हम ये कोशिश करेंगे थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करने का, क्योंकि टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी कम है। इसी वजह से लेक्चर 1 में हम इस फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में इन थर्ड और फोर्थ को करेंगे। और एक लेक्चर इसकी 3 रहेगी जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक से कहीं से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो लेक्चर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है, अगर उनको ये सारे वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9th से 12th तक के सारे चैप्टर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के थ्रू आप एनसीईआरटी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको ईडीएल भी कहा जाता है। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो वर्ड है लेमा, इसका मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब ये होता है ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। ये कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है
उनको हम जब भी यूज करें तो बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेमा जो होता है वो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है और वो एल्गोरिदम के फॉर्म पे लिखा होता है। एल्गोरिदम जैसे किसी क्वेश्चंस को या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिदम हमको पता होता है। जैसे कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो वो एल्गो एक बनाई जाती है उसकी। एल्गोरिदम को शॉर्ट में एल्गो कहा जाता है। एल्गोरिदम में क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल जो होते हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिख देते हैं। तो लेमा भी उसके जैसा ही है। लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो वर्किंग रूल के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है समझते हैं इसको। तो इसको डेफिनेशन इसकी ये होती है, मैं कॉमन लैंग्वेज में समझा देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होती है और उसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट होता है, ये एक थ्योरम है बेसिकली। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम है। इसका एक्चुअल जो स्टेटमेंट होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एज पर द एनसीईआरटी, वो ये होता है, गिवन positive integers a and b are two positive integers which are given to us. There exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, 0 r and b. ओके, तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक्चुअल स्टेटमेंट एज पर द एनसीईआरटी। अब इसको समझना कैसे है, ये क्या लिखा है ए बी क्यू आर, क्या मतलब होता है इनका। देखो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं। सबसे पहली चीज, मैं कुछ डिविजन्स आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां रफ में समझने के लिए हम कुछ डिवीजन करके देखते हैं। इसे 3 से मुझे डिवाइड करना है 12 को, तो 3 से 4 टाइम्स 12, फिर 3 से 13 को डिवाइड करना है, 3 4 जा 13, सॉरी 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1। 3 से 14 को डिवाइड करें तो 3 4 जा अगेन 12, रिमाइंडर 2। 3 से अगर 15 को डिवाइड करें तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0। इन सारे ही एग्जांपल्स में जो हमारा डिवीजन हम जब करते हैं तो इस तरीके से नंबर्स लिखते हैं। यहां पे जो भी नंबर लिखा होता है उसको डिवाइजर कहते हैं। ये हमारा डिविडेंड होता है। यहां पे जो नंबर ऑब्टेन्ड होता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं। और डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इतना हम सबको पता है। तो यहां पे मैंने कुछ डिविजन्स किए हैं, 1 2 3 4 टाइम्स मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया है। इन सारे ही एग्जांपल्स में जो मेरा डिवाइजर है वो कांस्टेंट है, 3 3 3 और ये भी 3। डिविडेंड की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं और रिमाइंडर की वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो रिमाइंडर क्या क्या मिला है, 0 1 2 0। तो एक बात पता चल रही है, किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इफ डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या आ रही है, रिमाइंडर हो रहा है 0 1 और 2। इनके अलावा और कुछ रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, नेचुरल नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या होता है, 0 1 और 2, और कुछ रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डिवाइजर 5 कर लें तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर होगा 0 1 2 3 और 4 तक। मतलब कहने का यह है कि 5 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करें, 5 से मान लो 15 को डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर 0।
और 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो कोई भी ऐसा डिवाइड नहीं करता है। ये डिवीजन गलत है, ये वाला डिवीजन क्या है, गलत है, क्योंकि 5 से 4 टाइम्स 20 होगा। यहां पर रिमाइंडर 5 क्या 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता और 5 तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये रूल हमें ध्यान रखना है कि रिमाइंडर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है। वो बात क्या है कि डिवाइजर अगर हम फिक्स करें तो रिमाइंडर की वैल्यू भी फिक्स हो जाती है। नंबर कोई सा भी हो, किसी भी नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइजर अगर हमने फिक्स कर लिया, रिमाइंडर की वैल्यू भी हमको पता चल जाती है। जैसे डिवाइजर अगर मान लो हमने 10 ले लिया तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक। 10 रिमाइंडर नहीं होगा और 10 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यूक्लिड ने इन्हीं सारे चीजों को सही से ऑब्जर्व किया। अब देखो यूक्लिड ने क्या किया है। एक फॉर्मूला हमको पता है, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला हमको पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हम सबको पता है। अब अगर डिविडेंड को ए ले लिया जाए, डिवाइजर को बी ले लिया जाए, क्वोशेंट को क्यू ले लें और रिमाइंडर को आर ले लें, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, डिविडेंड ए डिवाइजर बी क्वोशेंट क्यू प्लस आर। तो यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको दिख भी रहा होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड ने कुछ नया नहीं किया था, जो हम जानते हैं ऑलरेडी उसको बस ए बी क्यू आर के फॉर्म में लिख दिया था। अब देखो ये आर की लिमिट कैसे आती है, ये आर की लिमिट कैसे आती है वो समझो। यहाँ पे क्या है, जो भी मैंने एग्जांपल्स अभी तक लिए हैं, पहले केस में मैंने डिवाइजर को 3 लिया है, मतलब b की वैल्यू 3 रखी है। डिवाइजर को अगर b अज्यूम किया यूक्लिड ने, डिवाइजर को अगर b अज्यूम किया है तो b अगर 3 ले लें, रिमाइंडर को r से डिनोट किया है, तो r क्या क्या होगा, 0, 1 एंड 2। अगर b को हम 5 ले लें तो रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक होगा। और अगर हम b को 10 ले रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक हो रहा है। तो कहने का मतलब रिमाइंडर की वैल्यू b के इक्वल नहीं होगी, b से छोटी रहेगी, और हर एक केस में रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो रिमाइंडर को अगर हम r ले रहे हैं तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, बट ये वैल्यू हर केस में डिवाइजर से छोटी रहेगी। ओके, तो इस तरीके से हमको r की लिमिट भी समझ में आ रही है। ये वही लिखा है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल हो सकती है, और डिवाइजर से लेस देन होगी। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, एक्सरसाइज 1 में भी करने हैं। अब इसको समझने वाली लैंग्वेज में हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को ईडीएल से हम डिनोट करते हैं। तो EDL is based on divisibility of integers. EDL is based on divisibility of integers. ये integers की divisibility पे based है. It is used to calculate HCF, highest common factor. HCF stands for highest common factor of 2 or more numbers. ठीक है, ये एडीएल का डेफिनेशन कॉमन लैंग्वेज में, और ये डेफिनेशन एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, आई होप ईडीएल आपको समझ आया होगा। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो इसको कॉपी कर लो। चलो, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। हम चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है ईडीएल पे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनको पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ईडीएल का एप्लीकेशन क्या है, इससे हम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूज ईडीएल या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। तो देखो इस फर्स्ट पार्ट को मैं कर देता हूं, फिर सेकंड और थर्ड बहुत ही इजी है, ये होमवर्क हो सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एडीएल का जो फॉर्मूला यूक्लिड साहब ने दिया था वो लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हम जब भी लिखें तो r की लिमिट के साथ लिखें। ये फॉर्मूला r की लिमिट के बिना इनकम्प्लीट है। इसमें यूक्लिड ने क्या क्या किया था, a को उन्होंने डिविडेंड अज्यूम किया था, b को उन्होंने डिवाइजर अज्यूम किया था, q को उन्होंने क्वोशिएंट लिया था, और r से रिमाइंडर को डिनोट किया था। ओके, अब नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं, दो नंबर्स अगर दिए हैं उनके एचसीएफ फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट एचसीएफ, कितने मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हम में से बहुतों को पता होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं। मेथड नंबर 2 ईडीएल, खुद ईडीएल से भी एचसीएफ निकालते हैं। थर्ड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन 3 मेथड से हम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब देखो ये कहने को तो 3 है बट एक्चुअली ये 2 है। मेथड 1 और मेथड 2 सेम है, कुछ हद तक सेम है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सेम है। तो ईडीएल जो मेथड है इसमें अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट मेथड आना चाहिए। बिना फर्स्ट मेथड को सीखे हम सेकंड मेथड नहीं कर सकते। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो इन इंटीजर्स के डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग ईडीएल की जाती है। ईडीएल अपने आप में कोई मेथड नहीं है, यूक्लिड ने कोई नया फॉर्मूला डिराइव नहीं किया है। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो हम ऑलरेडी जानते हैं वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ईडीएल अगर आना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमें आनी चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर नहीं आती है तो हम ईडीएल नहीं सीख पाएंगे। तो देखो कैसे हम प्रोसेस इसका करेंगे, कैसे इसको प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या करना है, रफ साइड नहीं, ये क्वेश्चन के मेन पेज पे ही यहां पे हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 135 से, जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती है वो भी यहाँ पे देख लो, 135 से 225 को डिवाइड करना है। तो 135 से डिवीजन 1 टाइम हुआ, रिमाइंडर कितना आ गया 90। तो रिमाइंडर के आते ही एक डिवीजन कंप्लीट हो गया। यहां पे हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 आर बी। ठीक है, अब देखो जैसे ही एक डिवीजन कंप्लीट हुआ हमारे हमारे पास इन चारों की वैल्यूज मिल गई होंगी, जैसे डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये सब हमको मिल गया होगा। 225 हमारे लिए डिविडेंड है, उसको हम a से लिखेंगे। 135 डिवाइजर है, उसको b लिखेंगे। q हमारा 1 है और रिमाइंडर कितना है 90। तो a b q r की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 225 इक्वल टू b की वैल्यू 135 मल्टीप्लाइड बाय q की वैल्यू 1 और रिमाइंडर की वैल्यू 90। अभी रिमाइंडर हमारा 90 है, जीरो तो नहीं है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। 90 से डिवीजन 1 टाइम, ये 90, रिमाइंडर हो गया 45। रिमाइंडर 45 आते ही हमें
एक डिवीजन और कंप्लीट हमने मान लिया। अब इस डिवीजन में क्या क्या है हमारे पास, ए बी क्यू आर की नई नई वैल्यूज मिलेंगी। देखो पहला डिवीजन हमारा यहां से लेकर यहां कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा डिवीजन हमारा कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो दूसरा डिवीजन हमारा इस 90 को लेकर यहां तक चलेगा। ये हमारा सेकंड डिवीजन है। इस डिवीजन में फिर से हमको ए की वैल्यू 135 दिख रही है, क्योंकि अब डिविडेंड हमारा कितना बन गया 135। ये 90 जो है वो हमारा बी हो गया, क्वोशिएंट फिर से 1 हो गया और रिमाइंडर इस बार 45 हो गया। तो ए बी क्यू आर की नई नई वैल्यूज जो मिली है सेकंड डिवीजन के अंदर, वो फिर से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए है 135 इक्वल टू बी 90 इंटू क्यू 1 और रिमाइंडर 45। तो रिमाइंडर अभी जीरो नहीं है, इस डिवीजन को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब 45 से डिवाइड किया 90 को, 45 से 2 टाइम्स 90, रिमाइंडर हो गया 0। ये हमारा थर्ड डिवीजन हो गया। तो अब इस डिवीजन के लिए 90 डिविडेंड है तो वो ए बन गया, 45 डिवाइजर है वो बी बन गया, क्वोशिएंट बन गया 2 और रिमाइंडर बन गया 0। ए बी क्यू आर की वैल्यू हम फिर से यहां पे पुट करते हैं। तो 90 ए था, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बी इंटू क्यू हो गया और रिमाइंडर आर। जहां पे रिमाइंडर 0 है उस टाइम पे जो डिवाइजर की वैल्यू होती है, जब रिमाइंडर 0 है उस टाइम पे जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, तो अभी जो हमारा डिवाइजर है उसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं और लास्ट में आंसर लिखते हैं एचसीएफ ऑफ स्मॉलर नंबर फर्स्ट देन लार्जर नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा इज इक्वल टू 45। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना हो गया 45। देखो ये जो हमने राइट साइड में लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया है ये रफ वर्क नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ओके, तो एक बार डिवाइड करो फिर यहाँ पे आके ए बी क्यू आर की वैल्यूज लिखो। हर एक डिवीजन के लिए हमें ये करना है, जितने स्टेप में डिवीजन होता है उतने ही हमें ए बी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है। इसको कॉपी कर लो, हम एक पार्ट और करके देखते हैं। जैसे मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क ट्राई करना घर पे, थर्ड पार्ट भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लो पहले। चलो अब करते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, 867 एंड 255। तो इनमें भी जो छोटा वाला नंबर है 255 उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला हमने लिख लिया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की लिमिट के साथ। तो डिवाइड करना शुरू करें, 255 और 867 कितनी बार में जाएगा ये डिवीजन? आई थिंक टू टाइम्स होगा, रिमाइंडर से मालूम चल जाएगा। अगर रिमाइंडर बड़ा आ गया 255 से तो 3 टाइम्स कर लेंगे। 5 2 जा 10 विद कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 विद कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 1 10 में अगर 255 ऐड करें तो ये हो गया 5 6 7। ठीक है, 3 टाइम्स डिवीजन करना चाहिए, तो 3 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे। 255 इंटू 3, 3 इंटू 5 15 विद कैरी 1, 15 और 1 16 विद कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 7 में से 5 ये हो गया 2, 6 में से 6 0, 8 माइनस 7 इज 1। देखो एक डिवीजन हो चुका है, तो ये वाला 867 ए हो गया डिविडेंड, बी हो गया डिवाइजर, क्यू हो गया क्वोशिएंट और आर हो गया 102। इसकी वैल्यू हम यहां पे डाल देते हैं, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बट अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब 102 से 255 को डिवाइड करेंगे। 102 से 255 को 2 टाइम्स डिवाइड किया 204, रिमाइंडर आ गया 51। तो देखो एक डिवीजन और कंप्लीट हो गया। अब
255 हो गया A, 102 हो गया B, ये हो गया Q, और 51 हो गया रिमाइंडर। फिर से वैल्यू पुट करते हैं, तो 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। और आगे चलते हैं, अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, ये 2 टाइम्स 102, रिमाइंडर 0, तो 102 हो गया डिविडेंड, 51 डिवाइजर, 2 हो गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हो गया 0। वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है उस टाइम पे जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो अब आंसर लिखेंगे HCF ऑफ 255, 867 इज इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करना घर पे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये EDL के एप्लीकेशन पे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं NCERT में, और भी आपको अलग बुक्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उन सबको भी सॉल्व करना। हम लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमको EDL के एप्लीकेशन पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q plus 1 के फॉर्म पे होगा, या फिर 6q plus 5 के फॉर्म पे होगा, या फिर 6q plus 3 के फॉर्म पे होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, लेट a इक्वल टू bq plus r, और ये r की लिमिट। तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q plus 1 के फॉर्म पे होगा, या 6q plus 3 के फॉर्म पे होगा, या फिर 6q plus 5 के फॉर्म पे होगा। तो क्वेश्चंस को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि b की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में जो q का कोएफिशिएंट है वो 6 है, देख लो हर जगह पे। तो हमने ये डिसाइड किया कि b की वैल्यू हम 6 लेंगे। अब जब b हमने 6 लिया तो r की वैल्यू फिक्स हो गई, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 5 तक। अब r की जितनी वैल्यूज मिलेंगी उतने केसेस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। r की हमारे पास 6 वैल्यूज मिली हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 केसेस बनेंगे। पहला केस जिसमें a हमारा क्या होगा, देखो इस वाले इक्वेशन में जो 6 केसेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, b को 6 लेना है और r को 0 लेना है, ये फर्स्ट केस हो गया। फिर b को 6 और r को 1, सेकंड केस। b को 6, r को 2, थर्ड केस। सिमिलरली b को 6 और r को 5, तो ये सिक्स्थ केस होगा। और इन वैल्यूज को कहां पे रखना है, इस वाले में रखना है। तो पहला केस क्या मिला, a इक्वल टू 6q। दूसरा केस मिला a इक्वल टू 6q प्लस 1। तीसरा केस मिला a इक्वल टू 6q प्लस 2। चौथा केस मिला a इक्वल टू 6q प्लस 3। पांचवा केस मिला a इक्वल टू 6q प्लस 4। और लास्ट केस, छठा केस मिला a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब इन सारे केसेस में जो ऑड हैं वो कौन कौन से प्रूव करने हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। उससे पहले मैं ऑड और इवन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। देखो इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं वही हमारे इवन नंबर्स होते हैं। दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो, वो ऑलवेज 2m के फॉर्म पे डिनोट हो जाएगा। 2m जो है वो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स। ओके, 2m का फॉर्म जनरल फॉर्म है इवन नंबर्स का, वेयर m जो है वो कोई भी इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलें तो ज्यादा बेटर है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है,
m की वैल्यू हम 1 2 3 4 अगर रख दें तो हमें सारे इवन नंबर्स की सीरीज मिल जाती है। अच्छा 2m ही नहीं, 2p भी हो सकता है, 2q भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है। वेरिएबल हम कोई सा भी ले लें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, तो 2m हमेशा इवन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 2p हमेशा इवन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 2x 2y 2z ये सारे के सारे इवन नंबर्स की सीरीज फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, तो ऑड नंबर्स जिनमें 2 का फैक्टर नहीं होता है, तो ऑड नंबर की जो सीरीज होती है वो इवन प्लस 1 करके लिखी जाती है। इससे हम सारे ऑड नंबर्स बना सकते हैं। अगर हम m को 0 पुट करें तो पहला ऑड नंबर 1 मिल जाएगा। अगर हम n को 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से सारे ऑड नंबर्स हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हमको इवन या ऑड नंबर मिलते हैं तो इवन नंबर को हम 2m लिख सकते हैं और ऑड नंबर्स को हम 2m प्लस 1 लिख सकते हैं। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, 2x इवन नंबर, 2x प्लस 1 से ऑड नंबर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। किसी नंबर को अगर इवन प्रूफ करना है, जैसे मान लो हमें 68 को इवन प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से 2 का फैक्टर अलग करना पड़ेगा, 2 इंटू 34। अब ये जो 34 है वो क्या है, इंटीजर है, तो इसको 2m का फॉर्म लिख सकते हैं, वेर m इज इक्वल टू 34। तो किसी भी नंबर को अगर हमने 2m के फॉर्म पे दिखा दिया, 2 का फैक्टर वहां पे दिखा दिया, तो ये हमारा इवन प्रूफ हो जाता है। ओके, और किसी नंबर को अगर ऑड प्रूफ करना है तो हम ये दिखाएंगे कि उसमें 2 का फैक्टर नहीं है। जैसे इमेजिन करो हमें 39 को ऑड प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, इसको 38 प्लस 1 लिख लेंगे और 2 इंटू 19 प्लस 1, तो 2m प्लस 1 वेर m इज इक्वल टू 19। तो ये 2m प्लस 1 का फॉर्म हो गया, मतलब ये ऑड बन गया। तो इवन ऑड ऐसे ही हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही करना है, कुछ नंबर्स को इवन करना है, कुछ नंबर्स को ऑड करना है। चलो एक बार चेक करते हैं। तो 6q में से हम ये चेक करेंगे क्या 2 का फैक्टर मिल रहा है, तो हाँ, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन करके 2 इंटू 3q, तो ये हो गया 2m का फॉर्म, वेयर m इक्वल टू 3q इक्वल टू इंटीजर। तो पहला वाला नंबर क्या बन गया, इवन बन गया, 2m के मिलते ही ये इवन हो गया। ठीक है, 6q प्लस 1 को देखो, 6q एक्चुअली में क्या है, ये हमारा कैसे लिखेंगे 6q प्लस 1 को, अगर ऑड प्रूफ करना है तो हमें 2m प्लस 1 का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो 6q में से 2 कॉमन कर लो, ये 3q और लास्ट में 1 ऐसे ही छोड़ दो। इसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस 1 वेर m इज इक्वल टू 3q इक्वल टू इंटीजर। और ये क्या बन गया, ये ऑड बन गया, क्योंकि हमने इसको 2m प्लस 1 का फॉर्म दे दिया। ये देखो 6q प्लस 2, इसमें क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लिया, 3q प्लस 1 बच गया, 3q प्लस 1 को हमने m ले लिया, तो ये बन गया इवन वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 1। इधर देखो रिमाइंडर 3 है, यहाँ पे 6q प्लस 3 है, तो 6q और 3 को स्प्लिट करो, 2 प्लस 1 लिख लो। क्यों, क्योंकि हमें 2m प्लस 1 का फॉर्म चाहिए। अब 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 तो अलग हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 3q प्लस 1 और लास्ट में 1, तो इसको भी हम 2m प्लस 1 लिख सकते हैं, ये ऑड बन गया, वेयर m कितना है, 3q प्लस 1। 6q प्लस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो ये बचेगा 3q प्लस 2, ये डायरेक्टली हमारा 2m का फॉर्म मिल गया, मतलब ये इवन हो गया, वेयर m कितना है इस केस में, 3q प्लस 2। और लास्ट है 6q प्लस 5, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 6q प्लस 5 है, 5 को फिर से ब्रेक करो, 2 का मल्टीपल जहां तक मिलता हो और लास्ट में 1, तो पहले दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन करो, तो यहां बचेगा 3q प्लस 2 और लास्ट में 1, इसको भी हम 2m प्लस 1 का फॉर्म लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो लास्ट का नंबर भी ऑड मिल गया। अब अगर हम गौर से देखें तो कौन कौन से हमको ऑड मिलते हैं, एक तो सेकंड केस में हमको ऑड मिला है, फिर फोर्थ केस में हमको ऑड मिला है, और फिर लास्ट केस से हमको ऑड रिजल्ट मिला है। तो अब हम लिखेंगे हेंस
any odd positive integer is of the form, कौन कौन सा फॉर्म मिला, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, यही 3 फॉर्म हमको मिले हैं और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ईडीएल के क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आर्मी कंटिंजेंट है, ओके, एक कंटिंजेंट है आर्मी का एक कैंप है, उसमें क्या है, उस कॉन्टिंजेंट में 616 मेंबर्स हैं, ओके, उस आर्मी कॉन्टिंजेंट में 616 मेंबर्स हैं, जिनको क्या करना है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स को मिला के एक बैंड बनाना है और उसके पीछे इन सबको मार्च करना है परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, मतलब 616 और 32 में से कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स को कॉमन करना है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो कितने पर्सन मैक्सिमम ले लें दोनों में से ताकि हम सेम नंबर ऑफ पर्सन मार्च करा पाए, उनको परेड करा पाए। तो ये तो ऑब्वियस है, इन दोनों का एचसीएफ ही लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इस क्वेश्चन को भी हम होमवर्क छोड़ देते हैं। इसमें EDL अप्लाई करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। अप्लाई EDL ऑन 32 एंड 616 टू फाइंड HCF। तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सबसे हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखो 4 एंड 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, use EDL to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। देखो ये कह रहा है किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो 3m के फॉर्म पे होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म पे होगा। इसको चेक करते हैं। एक नंबर ले लिया, मान लो 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिला, 9 मिला। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये वाला 3 क्या है, इंटीजर है, मतलब ये 3m, जहां पे m कोई भी इंटीजर है, इस केस में m 3 है। तो 3 कोई नंबर लिया, पॉजिटिव इंटीजर था, उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म पे आ गया। 4 नंबर ले लिया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। अब 16 को हम 3 इंटू 5, 15 हुआ, प्लस 1। तो ये 5 क्या है, इंटीजर है, तो इसको 3m प्लस 1 ले सकते हैं, वेयर m कोई इंटीजर है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है, कोई भी नंबर ले लो, उसका जब स्क्वायर करोगे तो या तो 3m का फॉर्म मिलेगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म मिलेगा, जहां पे m कोई भी इंटीजर है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, बड़े से बड़े नंबर। इसे 11 का स्क्वायर करते हैं। 11 कोई नंबर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर है वो, उसका स्क्वायर होगा 121। तो 121 को 3 इंटू 40 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 40 क्या है, इंटीजर है, तो ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म पे आ गया। अगर 12 ले लिया या और भी कोई नंबर ले लें, मान लिया हमने 30 ले लिया, 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900। तो 900 को क्या हम 3 इंटू 300 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 300 क्या है, इंटीजर है, तो ये 3m का फॉर्म आ गया। मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, उसका जब स्क्वायर करोगे तो या तो 3m का फॉर्म मिलेगा या 3m प्लस 1 का फॉर्म मिलेगा, जहां पे m कोई भी इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये तो हम बस देख रहे थे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। सॉल्व करने के लिए प्रॉपर हम ईडीएल अप्लाई करेंगे। ओके, तो ईडीएल में जैसा कि मैंने बताया हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ईडीएल का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की लिमिट हमको इस तरीके से रखनी है। अब क्वेश्चन पढ़ के हम बी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन में क्लियर हमें दिख रहा है कि m का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम b की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। b इक्वल टू 3 जैसे ही लिया, r की वैल्यू 0, 1 एंड 2 ये हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 3 कैसे मिली, तो क्वेश्चन में 3 से डिविजिबिलिटी हमको टेस्ट करनी है। 3m मतलब वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 3m प्लस 1 मतलब वो नंबर जो 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आते हो। तो b की वैल्यू 3 ले ली हमने। फर्स्ट केस में हमारा a कितना होगा, तो b को 3 और r को 0 इस वाले में पुट करेंगे, तो a इक्वल टू मिला 3q। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है। a स्क्वायर ले लिया, तो ये 3q का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9q स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन कर लो, तो 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन कर लिया, तो ये 3q स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। इसको हमने 3m लिख दिया, वेर m इक्वल टू 3q स्क्वायर इक्वल टू इंटीजर। q की वैल्यू कुछ भी लो, ये m हमेशा इंटीजर रहेगा। तो फर्स्ट केस में हमें 3m का फॉर्म मिल गया। सेकंड केस, जब हमारा a है 3q प्लस 1, इसमें भी हम a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सबको याद है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6q प्लस 1। स्टार्ट के दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस का 1। इसको हमने लिख लिया 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू इंटीजर। सेकंड केस भी 3m प्लस 1 का फॉर्म मिल गया। थर्ड केस, लास्ट केस, जब हमने क्या किया, a इक्वल टू 3q प्लस 2 ले लिया। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंशन, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हो गया 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6 और 2 12q, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 4 3 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसको हम 3 का मल्टीपल जहां तक मिलता है वहां तक लिखेंगे। 4 को हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कहां तक मिलता है, 3 प्लस 1 लिखने से हमारा काम हो जाएगा। अब इन तीनों में से हम 3 कॉमन कर लेंगे, लास्ट में हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 कॉमन करके 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और लास्ट में ये प्लस का 1, ये भी हमारा 3m प्लस 1 का फॉर्म मिल गया, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, नंबर कोई सा भी ले, हमारा स्क्वायर जब करेंगे उसको, तो या तो 3m का फॉर्म मिलेगा या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म मिलेगा। हेंस लास्ट की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer is of the form either 3m और 3m plus 1। ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमने किया क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। इसमें लिखा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी मतलब कोई सा भी नंबर। तो हमने जो किया है एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या फिर रिमाइंडर 1 होगा, या फिर रिमाइंडर 2 होगा। 3 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, और 3 से बड़ा रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी नंबर दुनिया का हो, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा। तो इन सारे नंबर्स को इसी बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं।
ठीक है, पहले वो नंबर्स लेते हैं जो 3 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देते हैं, जैसे 3 खुद है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12, 15, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स। फिर ऐसे नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आता हो, जैसे 4, 7, 10, 13, 16, इस तरीके से। और फिर ऐसे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आता हो, जैसे 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, 17, इस तरीके से। अब एक्चुअली इन सारे नंबर्स पे हमें ये रूल चेक करना है, तो सारे नंबर्स पे तो कर नहीं सकते। हमने क्या किया है, इन तीनों का एक रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। जैसे इस वाले को हमने क्या कहा, ये सारे के सारे 3m है, ये सारे के सारे 3m या 3q हैं, और उनको हमने केस 1 बना के यहां डिस्कस कर लिया। मतलब 3q को डिस्कस करने के साथ हमें माइंड में ये आना चाहिए कि हम कौन कौन से नंबर की एक बार में बात कर रहे हैं। हम 3 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, 9 की, 12 की, 18, 15, 30 की, 300, ऐसे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आता हो, उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी बात एक बार में हो गई। अब दूसरे केस में हम इन नंबर्स को ले रहे हैं जिनको 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आता हो, मतलब इन नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव 3q+1, तो उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। और लास्ट में ऐसे नंबर्स बचे होंगे जिनको 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आता हो, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, 3q+2, जिसकी बात हमने यहां पे कर ली। तो ये तीनों केसेस जैसे ही हमने डिस्कस किया, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे डिस्कस हो गए। तो इसी वजह से हम ये 3 केसेस बना के इन सारे नंबर्स को सॉल्व करते हैं एक जनरल फॉर्म की तरह, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, तो एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, use EDL to show that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। तो a हमने ले लिया bq+r, 0 r b। तो इस क्वेश्चन में हमें उस नंबर का क्यूब करना है। कोई भी नंबर ले लें, उसका जब क्यूब करेंगे तो या तो हमको 9m का फॉर्म मिलेगा, या 9m+1 का फॉर्म मिलेगा, या फिर 9m+8 का फॉर्म मिलेगा। तो अभी तक तो ये लग रहा है इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 9 लेनी चाहिए, बट b की वैल्यू अगर हम 9 ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो अगर b हम 9 ले लेते हैं तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मिलेगा। टोटल 9 केसेस बनेंगे, और 9 केसेस भी इतने सिंपल नहीं होंगे, उन सबका क्यूब करना है हमको। जैसे b फर्स्ट केस में क्या होगा, a की वैल्यू होगी 9q, फिर सेकंड केस में a होगा 9q+1, इसका हमको क्यूब करना है, तो a+b का होल क्यूब हमको हर समय एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये कहीं से भी सजेस्टेड वे नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही लंबा होगा, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी ट्रिक है। देखो हम b को यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, हम b को लेंगे 3। 3 क्यों ले रहे हैं वो समझो। b अगर हम 3 ले लें तो r क्या क्या होगा, 0, 1 एंड 2, 3 केसेस बनेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में a क्या होगा, 3q, सेकंड केस में a क्या होगा, 3q+1, और थर्ड केस में a होगा 3+2। सेकंड केस में a क्या होगा, 3q+1, और थर्ड केस में a होगा 3q+2। अब जब इनका क्यूब करेंगे तो इस वाले में क्या आएगा, 27q3, कोई भी रिमाइंडर नहीं, तो इससे हम 9 कॉमन करके 9m का फॉर्म बना लेंगे। इसका जब क्यूब करेंगे तो डेफिनेटली a+b होल क्यूब एक्सपैंड होगा, तो a क्यूब होगा 27q3, b क्यूब होगा 1, और 3ab का टर्म भी आएगा, 3ab इंटू a+b, वो सब भी आएंगे। तो इसमें से देखो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इस वाले को हम 9m+1 का फॉर्म दे पाएंगे बहुत अच्छे से।
थर्ड केस में हम जब 3q + 2 का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने पे a क्यूब हमारा कितना होगा 27q3, b क्यूब होगा 2 क्यूब 2 का 8, मतलब 2 का क्यूब होगा 8, और बाकी 3ab के टर्म्स भी आएंगे, 3ab इंटू a + b वहां पे भी आएगा। तो इसमें देखो ये 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहां से हमको 9m + 8 का फॉर्म मिल जाएगा। तो इसी वजह से b को हम क्या लेते हैं 3 लेते हैं, और r की वैल्यू 0 1 2 हो जाती है। और तीन केसेस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे भी 9 का फैक्टर 3 होता है, तो 3 लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, b की वैल्यू को 3 लेके क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर लिया। लेट b = 3, सो r = 0 1 2। अब फर्स्ट केस में a हमारा हो गया 3q, तो हम निकालते हैं a क्यूब। ये होगा 3q का क्यूब, जिसकी वैल्यू मिलती है 27q3। अब इसमें से 9 का फैक्टर बना लिया, तो ये हो गया 3q3। ये मिल गया 9m, where m = 3q3। सेकेंड केस, a ले लिया 3q + 1, यहां पे भी a क्यूब करें तो 3q + 1 का क्यूब। आई होप a + b होल क्यूब सबको याद होगा। तो a + b होल क्यूब ये बन गया a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है 3ab इंटू a + b। तो जो भी चाहे हम लगा सकते हैं, हम लगाते हैं 3a² b + 3a इंटू b²। तो ये हो गया 27q3 + 1, 3q का स्क्वायर हो गया 9q², और 9 3 जा 27q²। ये हो गया 3 3 जा 9q। अब देखो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में से 9 कॉमन कर लो, तो यहां बचेगा 3q3 + 3q² + q और लास्ट में 1। तो ये हो गया 9m + 1, where m = 3q3 + 3q² + q। थर्ड केस, में a है 3q + 2, तो जब a क्यूब करेंगे ये होगा 3q + 2 का होल क्यूब। a + b होल क्यूब फिर से, तो a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। ये हो गया 27q3 + 8। ये देखो 3 × 2 6, और 6 × 9q², तो 6 × 9 54q², 54q²। 3 3 जा 9 क्यूब, 9 क्यूब इंटू 4 36 क्यूब। तो फिर से फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से 9 कॉमन, ये हो गया 3q3 + 6q² + 4q, और ये 8। तो इसको लिख सकते हैं 9m + 8, where m = 3q3 + 6q² + 4q। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हमें लास्ट की लाइन लिखनी है, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m 9m + 1 और 9m + 8। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली। ओके, इस टॉपिक रियल नंबर का फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन को इसी लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी एक्सरसाइज है और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा नहीं है। तो यहां तक कॉपी कर लो। हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करेंगे। तो देखो टॉपिक नंबर 2, न्यू टॉपिक यहां से शुरू हो रही है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम पहले लिखता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं क्या है कैसे है। ये थ्योरम है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in the form of factors of prime numbers. This factorization is unique irrespective of the order in which these factors occur. Any composite number can be expressed in the form of factors of prime numbers. Any composite number can be expressed in the form of product of its factor, in the form of product of factors of prime numbers. This factorization is unique irrespective of the order in which these factors occur. क्या है ये पूरा समझते हैं पहले। एक नंबर है 60। देखो 60 के बहुत सारे फैक्टर्स हम बना सकते हैं। इसको चाहे तो 10 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसको चाहे तो 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, हम चाहे तो 30 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन है 60 के। इनमें से कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इनमें से कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। कंडीशन ये है कि फैक्टर्स में जो जो नंबर्स हमने रखे हैं वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे फैक्टराइजेशन को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 60 एक कंपोजिट नंबर है, उसको देखो कैसे लिखते हैं। 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5। तो 60 का एक फैक्टराइजेशन ये भी हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं वो क्या क्या लिखे हैं, 2, 3 और 5। ओके, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि जो भी फैक्टर्स हमने इंक्लूड किया है वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 60 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक है, यूनिक का मतलब 2 यहां पे 2 बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा। अगर इनका नंबर ऑफ ऑकरेंस हम चेंज करें तो फिर यहाँ पे 60 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। मतलब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है। अगर इमेजिन करो 2 को हमने 3 बार कर लिया, 3 को एक बार और 5 को एक बार, तो फिर इस बात की गारंटी है यहाँ 60 नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे वैसे, 120 होगा। ठीक, तो ये किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। मतलब जो फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं उनका नंबर ऑफ ऑकरेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट कॉमन रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक, irrespective of the order in which these factors occur। मतलब 5 आगे कर लो, 3 को बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। a इंटू बी, बी इंटू ए सेम होता है। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम नंबर्स का HCF, LCM ये सब फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1 तो हो गया, एक्सरसाइज 2 में हमें यही सारे काम करने हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम 2 या 2 से अधिक नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो इस पे कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर तो 60 हो गया, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, इमेजिन करो कोई भी नंबर ले लिया, 80 ले लिया मान लो। तो क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे, एक क्वेश्चन ही छोटा सा कर लेते हैं।
फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 60 एंड 80। अब इस मेथड को यूज करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहला इन दोनों नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म पे लिख लेंगे। तो 60 का फैक्टराइजेशन अभी अभी किया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और 80 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कैंसिल 40, फिर 2 से कैंसिल 20, फिर 2 से कैंसिल 10, फिर 2 से 5, और 5 खुद प्राइम नंबर है उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर 4 इंटू 5। ओके, पहले लिखते हैं HCF। HCF का क्या रूल होता है, क्या डेफिनेशन होता है? तो HCF कैसे निकालते हैं? इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन factors, each common factor, product of smallest power of each common factor in the numbers। ये अभी निकाल के देखेंगे। LCM कैसे निकालते हैं? तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैं भी समझाता हूं, द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। समझो इसको। तो अगर हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है तो देखो HCF में क्या करेंगे, जो कॉमन है उनका लीस्ट पावर। HCF में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका लीस्ट पावर, ओके, सबसे छोटा पावर। तो 60 के फैक्टराइजेशन में 2 था, 80 में भी 2 था, तो 2 कॉमन फैक्टर है। अब 2 का लीस्ट पावर कहां पे है? 2 स्क्वायर, ये लीस्ट पावर है, तो HCF हो गया 2 स्क्वायर इंटू 2 तो हो गया, 3 दोनों में नहीं है तो 3 की बात नहीं करेंगे, 5 दोनों में है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, दोनों में 5 का पावर 1 है, तो लीस्ट 5 का पावर 1 ही हो गया। तो 2 स्क्वायर इंटू 5, 4 इंटू 5, 20। कहने का मतलब 20 लार्जेस्ट नंबर है जो 60 और 80 को डिवाइड कर सकता है। 20 वो लार्जेस्ट नंबर है जो 60 और 80 दोनों को डिवाइड कर सकता है, मतलब HCF 20 है। LCM में देखो, तो LCM में जो कॉमन है उनका मैक्सिमम पावर लिखना है, और जो बच जाते हैं वो सारे लिख देने हैं। जैसे 2 कॉमन था तो 2 का मैक्सिमम पावर कहां पे है? 4 के पास है, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 भी कॉमन है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, और इसके अलावा जो बच गया वो 3 है, वो भी लिख लो। तो 2 का पावर 4 कितना हो गया? 16 इंटू 5 इंटू 3, तो 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 240, तो इसका LCM हो गया 240। अब 240 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। ओके, तो ये हम LCM और HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी में एक और फॉर्मूला होता है जो कई बार क्वेश्चन उसमें पूछ देता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में देता है वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन जब भी करना है हमको LHS अलग निकालना है। LHS में क्या था? LCM इंटू HCF। देखो कितना आता है, तो LCM है 20, HCF है 240। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 2 48, उस पे 2 जीरोस। और RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या क्या थे? 60 और 80। इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 8 जा 48 और 2 जीरो, दोनों सेम है, तो LHS इक्वल टू RHS, hence verified। वेरिफिकेशन जब भी करोगे तो LHS अलग निकालोगे, RHS अलग, लास्ट में दोनों इक्वल है, तब ऐसे लिखोगे LHS इक्वल टू RHS,
हेंस वेरीफाइड। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.2 में है। कुछ एक हम करेंगे और बाकी सबको आप लोग घर पे ट्राई करना। यही हमारा प्रोसेस होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये चीज लिखनी नहीं है हर एक क्वेश्चन में, हम बस प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद सीधा इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, ये आप लोग कॉपी कर लो। हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे और उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं लेक्चर 1.2 में, आई मीन एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज 1.2। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, मैं एक दो पार्ट फिर भी करके दिखा देता हूं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करें अगर, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें 140 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। तो 140 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। फिर 2 से 35, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 के पास जाएंगे, इसी तरीके से 5 से डिवाइड किया तो 7। अब यहां पे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड पार्ट है 156, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 को 2 से डिवाइड किया, ये कितना हुआ, 2 7 जा 14 और 1 तो 8, फिर 2 से 39, 3 से 13, तो इसके फैक्टर मिलेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी बचे पार्ट्स आप लोग घर पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इन सारे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ओके, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। तो वेरिफिकेशन मैं फर्स्ट पार्ट का कर देता हूं, एक बार हमने पीछे भी किया था। एक फर्स्ट पार्ट का मैं वेरिफिकेशन कर देता हूं, वेरिफिकेशन आप लोग सेकंड और थर्ड का घर पे कर लेना। एलसीएम एचसीएफ में फर्स्ट और सेकंड दोनों का निकाल देता हूं, फिर थर्ड आप लोग होमवर्क कर लेना। फर्स्ट पार्ट देखो 26 है फर्स्ट नंबर और 91 है सेकंड नंबर। तो 26 को प्राइम फैक्टराइज जब करोगे तो 2 इंटू 13 ऐसे मिल जाएगा, और 91 को क्या मिलेगा, 7 इंटू 13। तो पहले लिखते हैं एचसीएफ, फिर लिखते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ में जो कॉमन है उसका लीस्ट पावर, कॉमन तो सिर्फ 13 है और दोनों ही लीस्ट है, तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम में जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, 13 कॉमन है, उसका मैक्सिमम पावर 1 ही है, और फिर जो बच जाते हैं वो सारे। तो ये हो गया 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 इज 182। तो एलसीएम एचसीएफ निकल चुका है। अब देखो वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन का पहले फॉर्मूला लिखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक बात ध्यान रखना, ये जो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, इसको 3 नंबर के एलसीएम एचसीएफ पे अप्लाई मत करना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे वरना बच्चे भूल जाते हैं। दिस फॉर्मूला is valid only for 2 numbers। 2 से ज्यादा नंबर्स पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो अभी लिखा है। ओके, एक बार देखो वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो वेरिफिकेशन जब भी करना है हम एलएचएस को अलग निकालेंगे, फिर निकालेंगे आरएचएस। तो एलएचएस में है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम मिला है 13 और एचसीएफ मिला है 182। इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 13 2 26 विद कैरी 2, 13 8 104 और 2, तो 104 और 2 हो गया 106 विद कैरी 10, 13 1 13 और 10 23। आरएचएस में है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करना, ये भी 2366 ही आएंगे। अब देखो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तब हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके,
एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेरा कई बार गलत हो जाता है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना देख लेना एक बार। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है? अब वेरिफिकेशन आप लोग कर लेना, बस मैं सेकंड पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखा देता हूं। 92 और 510। देखो यहां पे 92 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 92 का करो। 92 को 2 से डिवाइड किया तो 46, फिर 2 से डिवाइड किया तो 23। 23 प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 23। 510 को फैक्टराइज किया तो 2, 2 2 जा 4 और 1, 2 5 जा और 2 5 जा। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24 और 3 5 जा। फिर 5 से किया तो 17। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब यहां पे कॉमन सिर्फ एक है, कॉमन सिर्फ एक ही नंबर है, 2 कॉमन है। तो लीस्ट पावर कहां पे है? 5 1 10 के पास लीस्ट पावर है, कम से कम पावर। तो 2 हो गया एचसीएफ, 2 का पावर 1 इनफैक्ट। और एलसीएम में क्या होगा? जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर। तो 2 कॉमन है, मैक्सिमम पावर 92 के पास है, तो 2 स्क्वायर, और फिर जो बच जाएंगे वो सारे। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और वेरिफिकेशन भी इसी तरीके से आप लोग कर लोगे। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट होमवर्क है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में यही चीज हमें 3 नंबर्स के लिए करना है, ठीक है? तो तीनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उनके एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखना यहां पे वेरिफिकेशन का फॉर्मूला वैलिड नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 12 है, 15 है और है 21। तो देखो 12 के फैक्टर्स बनाओ, ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3। 15 हो गया 3 इंटू 5 और 21 हो गया 3 इंटू 7। तो पहले लिखेंगे एचसीएफ, रूल हमारा सेम रहेगा, तीनों में जो कॉमन है उसका लीस्ट पावर। तो देखो 3 तीनों के पास है, 3 का लीस्ट पावर चेक करें, 3 का पावर 1 1 1, तीनों के पास लीस्ट है, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम में जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, तीनों में कॉमन क्या है? 3, उसका मैक्सिमम पावर तीनों ही के पास है 1, और फिर जो बच जाते हैं वो सारे के सारे। तो 2 स्क्वायर बच गया, इंटू 5 बच गया, इंटू 7 बच गया। तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 ये हो गया 60, और इंटू 7 तो 420। ये एलसीएम और एचसीएफ हमारा हो गया। 3 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में नंबर है 17, 23 और 19। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 17। 23 को लिखोगे 1 इंटू 23 और 29 को लिखोगे 1 इंटू 29। अब देखो इसमें हमारा एचसीएफ अगर हमसे कोई बोले निकालने के लिए और एलसीएम निकालने को बोले, तो एचसीएफ में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बट एचसीएफ निकालने के लिए हमने 1 को यहाँ पे लिखा है, ओके? तो 17 खुद प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर्स लिख दिए जाएं तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स में ऐसे इंटीजर जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है? तो इनमें 1 1 1 हमने लिख दिया ताकि एचसीएफ हम दिखा पाए, कॉमन 1 था। एलसीएम में क्या है? कॉमन तो 1 है, उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई असर पड़ेगा नहीं, बाकी सारे नंबर्स हम लिख लेंगे। तो इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे हमारा एचसीएफ और एलसीएम मिल जाएगा। थर्ड पार्ट घर पे आप लोग कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6।
पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं, फिर 6th और 7th के बारे में सोचेंगे। Given that HCF of two numbers 306 and 657, HCF of two number 306 and 657, इन दोनों नंबर्स का HCF है 9 और इनका LCM हमें फाइंड करना है। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो देखो हमने अभी अभी जो पढ़ा है वो क्या है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले में HCF की जगह पे 9, LCM अननोन और दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 306 इंटू 657। यहां से LCM कितना होगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा, तो 306 इंटू 73। आई होप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। 6 का पावर n कभी 0 से एंड करेगा या नहीं करेगा वो हमको बताना है। तो पहली बात ये समझो कौन कौन से नंबर 0 से एंड करते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं जो 0 से एंड करते हैं। जैसे 10 है या 100 है या 30 है 40 है, ये सारे नंबर 0 से एंड करते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो उसमें 10 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लो 40 हमें चेक करना है, 400 चेक करना है, तो 400 में 10 का फैक्टर होना चाहिए। 380 है तो 380 में 10 का फैक्टर होना चाहिए। 10 का फैक्टर होगा कहने का मतलब 2 into 5 का फैक्टर वहां पे होना चाहिए। जब तक 2 into 5 का प्राइम फैक्टर ना रहे वो नंबर 10 से एंड नहीं कर सकता या 0 से एंड नहीं कर सकता। ओके, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि वो सारे नंबर जिनमें प्राइम फैक्टराइज करने पे 2 into 5 दोनों हो वही नंबर 0 से एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट बात ये है कि अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें इंटू 3 होल पावर n होगा। अब n की वैल्यू कोई भी रख लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लें, यहां 2 तो है बट 5 तो नहीं आ जाएगा। इसे अगर 2 into 3 इसका पावर 3 ले लें, मतलब हम 6 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसको कैसे एक्सपैंड करोगे, 2 को 3 टाइम्स लिखोगे और 3 को भी 3 टाइम्स लिखोगे। कोई यहाँ पे नया फैक्टर तो नहीं आ जाएगा, 5 तो नहीं आ पाएगा, है ना। या फिर जो 2 और 3 है उनमें से कोई गायब भी नहीं होगा, उनका नंबर बस बढ़ जाएगा, उनका ऑकरेंस बढ़ जाएगा, कोई नया फैक्टर यहाँ पे प्रकट नहीं होगा। तो जब कोई नया फैक्टर नहीं आएगा मतलब 5 तो इसमें आ ही नहीं पाएगा। जब 5 नहीं आएगा तो 5 into 2 नहीं मिल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू रख लो 5 नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से 6 का पावर n की कोई भी वैल्यू ले लो 0 से एंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो इसको अब हम लिख लेते हैं, कैसे लिखना है देखो कैसे लिखेंगे। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, in the prime factorization of 6 we have 6 equal to 2 into 3, the factor 5 is not in the factorization, therefore 6 to the power n cannot end with digit 0, ये for any natural number n, for any natural number n। 6 का पावर n, n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले लें, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा क्योंकि फैक्टर 5 इसमें मिसिंग है।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। अच्छा, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 भी है और 7 भी है, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं, तो समझो इसको, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट एंड फिर सेकंड पार्ट। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। इसको कंपोजिट प्रूफ करना है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनके, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। तो इस नंबर को, ये कोई भी नंबर मान लिया x है, x को हमें प्रूफ करना है कि x कैसा है, कंपोजिट है। तो देखो x जो नंबर है वो क्या होगा, इसमें दो टर्म्स हैं, यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, तो 7 into 11 plus 1 ऐसा लिख लिया इसको। तो ये हो गया 13 into 77 plus 1, ये बन गया 13 into 78। तो 13 और 78 को फैक्टराइज करोगे तो 2 into 78 को फैक्टराइज करके देख ही लेते हैं। 2 से ये 39 टाइम्स, फिर 3 से 13 टाइम्स, तो ये हो गया 2 into 3 into 13, 2 into 3 into 13 स्क्वायर। तो x जो नंबर है उसमें चेक करो कितने फैक्टर्स हैं। एक तो वो 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 13 से डिविजिबल है, एक 1 से भी होगा और एक खुद से भी होगा। तो x के फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 आ गए, एज x हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट। यही हमको प्रूफ करना था कि जो x है, इस वाले नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। तो x जो है वो कंपोजिट है, यही हमको प्रूफ करना था। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, आई होप सबसे हो जाएगा। इसको भी हमने x मान लिया, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहां से भी हमने 5 कॉमन कर लिया, तो फर्स्ट टर्म बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और प्लस का 1। ये देखो 5, इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो 7 into 6 42, 42 into 4, 42 into 4 कितना होगा, 168। फिर 168 into 3 या 168 into 6 कर लेते हैं, तो 168 into 6, 8 6 जा 48 with carry 4, 16 6 जा 96 और 4 100, तो ये हो गया 100, 1008 plus 1। तो ये बन गया 5 into 1009, 1009 इज अ प्राइम नंबर, सो x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 into 1009। अब इस x में एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर 5 हो गया, तीसरा फैक्टर 1009 हो गया और चौथा फैक्टर x खुद होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 आ गए। इसमें भी ये सेम हम लिख देंगे, ये सेम स्टेटमेंट यहां पे हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात ऐसी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो वो सर्कुलर पार्क हम लोग बना लेते हैं, ये मान लो हमारा सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ पे दो बच्चे हैं, एक है सोनिया, सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट्स। रवि है, रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट्स, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं पूरा सर्कल एक बार घूमने में, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो ये मान लिया हमने दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो 2 बजे वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 PM पे दोनों ने स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो रवि भी ऐसे जाता है और सोनिया भी ऐसे जाती है।
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम और एचसीएफ की, एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 18 होती है मैक्सिमम नंबर के इक्वल। जैसे दो नंबर्स हैं 12 और 18, तो इन दोनों नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ गिवन नंबर्स। एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ गिवन नंबर्स। और एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF, maximum value is equal to the smallest of given numbers, the smallest of given numbers। कहने का मतलब अगर 12 है और 18 है, इन दोनों का हम LCM निकालें तो LCM का कम से कम 18 रहेगा, और अगर HCF निकालें तो ज्यादा से ज्यादा 12 आएगा। ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो हमें इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी ये सिलेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। चलो एक बार एक काम करते हैं, आंसर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो चेक करते हैं। अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता, मान लो हमें एचसीएफ निकालना है, हमें पता नहीं चल रहा है एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, हमने ये डिसाइड किया इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या एचसीएफ आंसर हो सकता है वो हमको सोचना है। दोनों ही निकालने हमको आते हैं, एलसीएम भी एचसीएफ भी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें इसमें एचसीएफ निकालना होगा। अगर एचसीएफ निकालना होगा तो आंसर मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल तक जाएगा एचसीएफ या फिर उससे कम ही होगा। तो एचसीएफ की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है। अब चेक करो 12 कोई सेंस बना रहा है कि नहीं। देखो 12 मिनट्स पे क्या होगा, 12 मिनट्स पे रवि तो एक चक्कर लगा लेगा, बट सोनिया को तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। 12 मिनट में तो रास्ते में कहीं होगी, तो यहां मिलने का स्कोप तो खत्म ही हो गया, कोई चांस ही नहीं है मिलेंगे दोनों। 12 मिनट में रवि तो एक चक्कर लगा लेगा, क्योंकि अगर एचसीएफ निकालना होता तो आंसर होता 12 मिनट्स। तो अगर हम बोल दें 12 मिनट्स तो फिर रवि तो एक चक्कर लगा लेगा, बट सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। 12 मिनट में तो वो रास्ते में कहीं पे होगी, तो 12 मिनट में मिलने का कोई चांस नहीं है, मतलब एचसीएफ का स्कोप खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 18, 12 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 और 18 को 3 स्क्वायर इंटू 2। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, तो 3 कॉमन था, मैक्सिमम यहाँ पे है, 2 कॉमन है उसका मैक्सिमम यहाँ पे है। तो कितना हो गया 9 इंटू 4, 36 मिनट्स में दोनों मिल जाएंगे। इस आंसर को विजुअलाइज करते हैं। तो पॉइंट ए पे रवि कब कब पहुंचेगा, पॉइंट ए पे रवि पहुंचेगा 12 मिनट्स पे, फिर 24 मिनट्स पे, फिर 36 मिनट्स पे, फिर 48 मिनट्स पे। और सोनिया कब कब पहुंचेगी, तो सोनिया पहुंचेगी 18 मिनट्स पे, फिर 36 मिनट्स पे, फिर 54 मिनट्स पे एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 36 मिनट्स के बाद दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। हाँ ये अलग बात है रवि 3 चक्कर लगा चुका रहेगा और सोनिया 2 ही चक्कर लगाएगी, बट 36 मिनट्स के बाद दोनों इस पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो ये आंसर का हमारा जस्टिफिकेशन भी हो गया। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप से और कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।